Hello, dear students. This is your Dr. Sirajuddin again. And today I have come up with a very important topic, that is herbicide resistance. So, this herbicide resistance again will be taken in part 1 and part 2. So, today I have come up with the part 1. So, in this part 1, you will be getting the answers of the following questions, like what is the difference between herbicide resistance and tolerance? Who reported the herbicide resistance for the first time and in which weed in the world? Then who reported herbicide resistance in India like for the first time and in which weed? And what are the different mechanisms of the herbicide resistance? And in the part 2, we'll be talking about the types of herbicide resistance. So without much ado, let us start this lecture. But before that, I would like to request all the viewers and all the students to watch the full videos, because अगर आप full videos नहीं देखेंगे तो आपको पूरा content समझ में नहीं आएगा. Okay, so it's a request to all of you to watch the full videos so that your comprehension can be increased. Okay, so let us start this. So the first one is, what is herbicide resistance actually? So if we go through the bookish language, then it is the inherited ability of a biotype of a weed to survive an herbicide application to which the original population was susceptible. It means, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बात करूं, सपोज करिए अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड एक पर्टिकुलर रिकमेंडेड रेट और टाइम पर, ठीक है, जो कि वीड पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन आफ्टर रिपीटेड यूज कि हमने उसको बार बार यूज किया, देन दैट वेरी हर्बिसाइड इज नो लॉन्गर like able to control that population. So it means that population is said to be resistant. It means that resistance has been developed in that population. So always remember कि यहाँ पे मैंने यूज किया है it is the inherent or the inherited ability of a biotype only. तो यहाँ पर आपको स्ट्रेस देना है कि मैंने सिर्फ बायोटाइप की यहाँ पर बात करी है, मैंने होल पॉपुलेशन की बात नहीं की है. तो जो रेजिस्टेंस है वो स्टार्ट ही एक बायोटाइप से स्टार्ट होता है, एंड देन विद द कोर्स ऑफ टाइम उससे जो आगे आगे आप चलते जाएंगे विद द टाइम पूरी पॉपुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगी. दैट वी विल टॉक इन द लाइक लेटर स्लाइड्स. सो सिंपल है कि सिंपल टर्म्स में रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो हर्बिसाइड पहले आपकी एक पर्टिकुलर वीड स्पीशीज को या पॉपुलेशन को किल कर पा रहा था, कंट्रोल कर पा रहा था, अगर आप उसका रिपीटेड यूज करते गए और उसकी वजह से अब क्या हुआ है, उस पॉपुलेशन को वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व, then that situation is known as the herbicide resistance. It means that inherent ability of that biotype of the weed to survive, yes, कि वो जी रहा है अभी भी even after the application of the herbicide, ठीक है, to which that's original population was susceptible. Okay, now moving on, let me tell you some of the facts which are generally asked in the competitive examinations. So you see the common ground cell, ठीक है, जिसको हम सेनेशियो वल्गैरिस हैं, ये सबसे पहला वीड था जो कि डिटेक्ट किया, जिसमें आपका हर्बिसाइड रेजिस्टेंस डिटेक्ट किया गया. और कौन से हर्बिसाइड से रेजिस्टेंस पाया गया इसमें? एट्राजिन या ट्राइजिन्स ग्रुप से. और ये 1968 में डिटेक्ट किया गया इन वॉशिंगटन यूएसए. एंड बट इसकी जो रिपोर्ट, इट मीन्स ये पब्लिश जो हुआ या जो इसके रिपोर्ट किया गया, दैट वाज डन बाय रियान इन 1970. तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हर्बिसाइड रेजिस्टेंस सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया और कौन से वीड में रिपोर्ट किया और कहाँ पर रिपोर्ट किया. तो ऑलवेज रिमेंबर, रियान ने रिपोर्ट किया 1970 में रिपोर्ट किया. कौन से वीड में किया? सेनेशियो वल्गैरिस, और यूएसए में ये हुआ. ओके, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो जो फैलरिस माइनर है आपका, जिसे हम कैनरी ग्रास भी बोलते हैं, आपका लिटिल कैनरी ग्रास, ये इसमें सबसे पहले रेजिस्टेंस पाया गया. एंड दिस वाज रिपोर्टेड बाय मलिक एंड सिंह. इन 1992-93
एंड दैट रेजिस्टेंस वाज टुवर्ड्स द आइसोप्रोचुरॉन. तो हर्बिसाइड कौन सा था जिसके लिए ये रेजिस्टेंस शो कर रहा था फाइलरिस माइनर? दैट वाज आइसोप्रोचुरॉन. तो आपको ये नोट करके रख लेना बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर frequently asked in your competitive examinations. Okay, so moving on. So before we start the mechanisms of the herbicide resistance, it is very prominent to clear certain terms. So there are two terms like herbicide susceptibility and herbicide tolerance. So first of all, you see herbicide tolerance. अभी मैंने आपको पढ़ाया कि जब हम herbicide resistance की बात करते हैं, so that is the inherent ability of a biotype of a weed. And but now you see in the tolerance, it is the inherited ability of a species. It means पूरी की पूरी जो species होगी एक particular weed की, उसकी inherited ability to survive and reproduce following an herbicide treatment. It means कि अब वहाँ पर आप देखिए जो herbicide resistance है वो developed हो रहा था बिकॉज ऑफ द रिपीटेड यूज एंड ऑल, ठीक है. लेकिन जो हर्बिसाइड टॉलरेंस है ये एक पर्टिकुलर स्पीशीज की एक इनहेरेंट एबिलिटी है कि वो एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड ट्रीटमेंट को क्या कर सकता है, झेल सकता है और टॉलरेट कर सकता है और सर्वाइव कर सकता है. इट मीन्स देयर इज नो सिलेक्शन टू मेक दीज प्लांट्स टॉलरेंट, दे आर ऑलरेडी टॉलरेंट. ओके, so there was no selection to make the plants tolerant, and those plants simply possess a natural tolerance. But herbicide resistance में ऐसा नहीं होता है. But in case of herbicide susceptibility, it is very simple. It is the degree to which a plant is subjected to injury or death due to a particular हर्बिसाइड. तो ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे सेंसिटिविटी की बात कर रहा है कि कितने हद तक एक प्लांट इंजर्ड हो सकता है या उसकी डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर हर्बिसाइड. ओके, सो मूविंग ऑन. नाउ व्हाट कंडीशंस are there which favor the herbicide resistance? So first of all, the repeated use of a specific herbicide or a combination of herbicide. अगर हम एक ही तरह के herbicide use कर रहे हैं या combination of herbicide हम use कर रहे हैं, so basically that leads to the herbicide resistance. और कभी कभार होता क्या है आपका कि हम सपोज करिए कि ट्रेड नेम चेंज कर लेते हैं. मतलब हमने आज कोई एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड यूज करा, ठीक है, जिसका मोड ऑफ एक्शन सेम है लेकिन उसका नेम कुछ और है. तो अल्टीमेटली मतलब अगर आपने ट्रेड नेम चेंज करा तो आपको एक एक अंदाज़ा लगेगा कि आपने हर्बिसाइड चेंज करा, बट एट द एंड ऑफ द डे उसका मोड ऑफ एक्शन तो सेम है. तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम रिपीटेड यूज ऑफ स्पेसिफिक हर्बिसाइड की बात करते हैं तो सिर्फ आप कंपनीज चेंज करने से काम नहीं चलेगा. यू नीड टू चेंज द हर्बिसाइड इन टर्म्स ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑल्सो, कि उस हर्बिसाइड का मोड ऑफ एक्शन अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपका रेजिस्टेंस डेवलप हो सकता है. देन weed populations with the wide genetic diversity may develop resistance rapidly, and especially for herbicides with a single mechanism of action. तो जो मैं अभी आप बात कर रहा था कि वो weed populations जिनकी wide genetic diversity है, they also develop resistance very rapidly, and especially उन हर्बिसाइड्स के लिए जल्दी से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है जिनका सिंगल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है. ओके, क्योंकि उनसे डील कर पाना ईजी होता है. Okay, then weed which are possessing characters like large plant numbers, like prolific seed production, high rates of weed migration or spread, and diverse environmental conditions, they also contribute to the high genetic diversity and develop resistance very quickly. Okay, so moving on, let us talk about how does this selection for the herbicide resistance occur. So you see in this diagram, you can see there are two types of biotype. One is susceptible type, the another one is resistant biotype, and the resistance is being shown with the help of green color. So now you see in the first picture, when the herbicide is sprayed, so most of the biotypes are susceptible, okay, but only a single biotype, that is a resistant one. So what happens after herbicide spray, all those sensitive biotypes, they have been killed,
बट एक ही बच गया है, दैट इज द रेजिस्टेंट प्लांट. अब ये क्या करेगा, ये आपका ग्रो करेगा और सीड सेटिंग करेगा. एंड देन सीड सेटिंग करके जो इससे पॉपुलेशन आएगी उसकी, दैट विल बी हैविंग व्हाट, द एबिलिटी टू सर्वाइव एंड टू रेजिस्ट दैट पर्टिकुलर हर्बिसाइड. अब आपने दोबारा वो हर्बिसाइड उस पर यूज किया एंड आपने देखा है कि जो पहले एक था, नाउ इट हैज बिकम 3. तो इट मीन्स नाउ दैट हर्बिसाइड इज यूज्ड ऑन वीड्स विद द मोर रेजिस्टेंट प्लांट्स. तो ऐसे करते 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 आप जब भी वो सेम हर्बिसाइड यूज करेंगे तो इवेंचुअली आपकी जो ससेप्टेबल वाली बायोटाइप है वो खत्म होती चली जाएंगी और उनको डोमिनेट कर लेंगी कौन सी, आपकी रेजिस्टेंट बायोटाइप, जो कि इस डायग्राम में बहुत ही प्रोमिनेंटली दिखाया गया है. ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मैकेनिज्म्स ऑफ द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस. सो बेसिकली the mechanisms, they have been given in a different ways in the different books. Okay, so but there are the 4 known mechanisms of the resistance to the herbicides, and these are as such. First one is altered target site. The another one is enhanced metabolism. The third one is compartmentalization or sequestration, and the fourth one is overexpression of the target protein. So let us take them one by one. So you see the first one, altered target site. तो हमेशा याद रखिए, एक पर्टिकुलर हर्बिसाइड का एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक साइट होती है जिसको हम टारगेट साइट ऑफ एक्शन बोलते हैं, जहाँ पर कि वो एक्ट करके उस पर्टिकुलर प्लांट प्रोसेस को या फंक्शन को क्या करेगा, डिसरप्ट करेगा और उसी से उसका किलिंग मैकेनिज्म शुरू होता है. So an herbicide has a specific site which is known as the target site of action, where it acts to disrupt a particular plant process or function, that is the mode of action. So suppose if this target site is somewhat altered, अगर हम इसी target site को alter कर दें या modify कर दें, then that herbicide is no longer binds to the site of action and is unable to exert its phytotoxic effect. ठीक है, तो आपने अभी मैं इसको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा. सो दिस इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ द हर्बिसाइड रेजिस्टेंस, कि आप जो टारगेट साइट है जिस पे एक्ट करने वाला है वो जो आपका हर्बिसाइड है, आप उसी को मॉडिफाई कर दीजिए. ओके, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो कभी कभार जब रिपीटेड यूज आप करते हैं हर्बिसाइड का, सो वो भी चालाक होते हैं. ठीक है, तो जो वीड्स होते हैं वो चालाक होते हैं. दे ऑल्टर्ड द टारगेट साइट, उन्हें पता है कि यहीं पर हमला होने वाला है. ओके, सो where the herbicide has such little inhibitory effect on the site of action, plants may survive greater than 10 times the normal herbicide rate. तो इसीलिए अगर इसी को हम हाई लेवल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. ठीक है, तो आपका 10 टाइम्स आपका, अगर आप हर्बिसाइड का रेट ऑफ रिकमेंडेशन भी बढ़ा देते हो, तो दैट कैन ऑल्सो बी that can also be tolerated or can be dealt with the very care by the weeds. Okay, so now the mechanisms of the actions where high level resistance is most often seen. तो कौन कौन से केस में हमको दिखाई देता है, जहाँ पर एकेज इनहिबिटर्स की बात करते हैं, जहाँ पर ALS इनहिबिटर्स की बात करते हैं, या फोटोसिस्टम सेकेंड इनहिबिटर्स की बात करते हैं. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऐसे हर्बिसाइड्स जो कि इन टारगेट साइट्स को अटैक करते हैं, अकेज को जो कि एक एंजाइम है, ALS एंजाइम को और फोटोसिस्टम सेकेंड को, इनके लिए जो आपका वीड्स ने रेजिस्टेंस डेवलप किया है वो थ्रू अल्टर्ड टारगेट साइट डेवलप किया है. ओके, सो नाउ यू सी थ्रू दिस पिक्टोरियल डायग्राम कि कैसे ये वर्क करता है. सो यू सी देयर इज अ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम, और ये सबस्ट्रेट और एंजाइम जैसे हम आपका की एंड लॉक वाला जब हम आपका पढ़ते थे, जब हम एंजाइम की बात करते थे. ठीक है, तो अब जब सबस्ट्रेट और एंजाइम आपका देखिए बाइंड कर जा रहे हैं इजीली, तो अमाइनो एसिड सिंथेसिस हो रहा है और योर प्लांट रिमेन्स remains live. Okay, but in the second picture you see, if that herbicide is attached to that particular target site, then your substrate is not able to bind to that particular enzyme. So it means there won't be any amino acid synthesis and your plant will die. So what happens, you see in the third diagram, that herbicide which you are applying is not able to bind. Why? Because that enzyme, that target site you see now, that has been modified. So
ये हर्बिसाइड जो कि पहले उस टारगेट साइट को क्या कर सकता था, बाइंड कर सकता था, लेकिन अब आपका एंजाइम की जो टारगेट साइट है प्लांट ने या क्या कर लिया, उसको मॉडिफाई कर लिया। तो मॉडिफाई कर लिया इसीलिए वो हर्बिसाइड उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा, लेकिन सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, क्योंकि जो सबस्ट्रेट की साइट ऑफ एक्शन है वो एज सच ही है। तो देन आपका अमाइनो एसिड्स बनेंगे और आपकी प्लांट दे विल रिमेन अलाइव। ओके, सो दिस इज हाउ दिस ऑल्टर्ड हर्बिसाइड बाइंडिंग साइट एक्ट्स। ओके, then moving on, enhanced metabolism, so it is the second one. So this type of resistance is more complex than the first one. तो जो altered site of action है उससे ज़्यादा complex है, because it involves several plant processes. तो वहाँ पर तो सिर्फ एक ही टारगेट साइट की बात हो रही थी, वो चेंज हो जाती थी, लेकिन जब हम एनहेंस्ड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं इट इज़ मोर कॉम्प्लेक्स देन द फर्स्ट वन। वाई? बिकॉज इट इन्वॉल्व्स सेवरल प्लांट प्रोसेसेस। सो होता क्या है, द प्लांट्स विद द ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म resistance can degrade several unrelated herbicides of different mode of action through the multiple genes controlling metabolic processes. तो यहाँ पर बहुत सारे genes act करते हैं जो कि different metabolic processes को क्या करते हैं, control करते हैं, and with that help वो degrade करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, they are able to degrade the several unrelated herbicides of the different modes of action. But इसके बावजूद भी प्लांट इंजरी हो सकती है। यस, प्लांट इंजरी में अकर। वाई? बिकॉज द प्लांट्स कैन नॉट रैपिडली डिग्रेड द एब्जॉर्ब्ड हेर्बिसाइड। अब देखिए, जब आपका एनहेंस मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं तो ये जो मैकेनिज्म है इट इज कंसिडर टू बी लो लेवल रेजिस्टेंस, जो कि पहले वाला था वो हाई लेवल रेजिस्टेंस था। क्यों? क्योंकि एकदम से जो भी आपने हर्बिसाइड डाला है उसका जो डिग्रेडेशन है वो एकदम से नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। तो उतनी टाइम में आपका जो हर्बिसाइड है दैट कैन एक्ट। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लो लेवल रेजिस्टेंस कंसीडर करके चलते हैं। एंड देन इंक्रीजिंग द हर्बिसाइड रेट टू द स्मॉलर प्लांट्स में ऑल्सो कंट्रोल मोर प्लांट्स। तो अगर आप यहाँ पर हर्बिसाइड्स की डोज बढ़ा देंगे तो ये इनफेक्टिव सा हो जाएगा ये रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि इट टेक्स टाइम एंड इट इन्वॉल्व्स सेवरल प्लांट प्रोसेसेस एंड मल्टीपल जीन्स टू गेन दिस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसीलिए लो लेवल रेजिस्टेंस में आता है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल्स जो राई ग्रास है आपका, दिस इज रेजिस्टेंस टू लाइक अकेज enzyme, that is acetyl coenzyme A carboxylase, then ALS, this is acetolactate synthase, and then photosystem second inhibitors. Then velvet leaf resistance to the atrazine is because of the enhanced metabolism. Then in simazine resistance also the herbicide is acted upon by cytochrome P450 monooxygenase enzyme and converted to the herbicidically inactive D-ethylsimazine and D-diethylsimazine. तो आप जो भी ऐसे प्लांट्स या ऐसे वीड्स थे जिसमें कि सिमाजिन रेजिस्टेंस पाया गया, तो उसमें ये जो हर्बिसाइड है इट इज बीइंग एक्टेड बाय विच एंजाइम? साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सिनेज। ये पूछा जा चुका है आपका SRF में। ठीक है, तो मे बी इस बार भी आपका ये पूछा जा सके, तो यू नीड टू रिमेंबर कि सिमाजिन रेजिस्टेंस किसकी वजह से आया? बिकॉज ऑफ द एंजाइम साइटोक्रोम P450 मोनोऑक्सिनेज, जो कि इस हर्बिसाइड को इनएक्टिव फॉर्म में बदल देता है। और वो इनएक्टिव फॉर्म क्या है? डी-इथाइलसिमाजिन और डाई-डी-इथाइलसिमाजिन। ओके, सो दिस सिमाजिन रेजिस्टेंस इज फाउंड इन द लोलियम रिजिडम। ठीक है, तो ये लोलियम रिजिडम में पाया जाता है। ओके, देन थर्ड वन इज योर कंपार्टमेंटलाइजेशन और सिक्वेस्ट्रेशन. So there are some plants which are capable of restricting the movement of the compounds or the herbicides within their cells or tissues to prevent the compounds from causing harmful effects. तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि हर्बिसाइड्स को एक पर्टिकुलर लाइक सेल में या पर्टिकुलर ऑर्गेनल में क्या कर लेते हैं? रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं. और उससे होता क्या है? इन दिस केस एन हर्बिसाइड becomes inactivated either through binding such as to a plant sugar molecule or removed from the metabolically active regions of the cells to inactive regions like cell wall where it exerts no effect. तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पर हर्बिसाइड एक्टिव हो सकता है या जहाँ पर वो अपना किलिंग इफेक्ट दिखा सकता है, प्लांट उसको वहाँ पर जाने ही नहीं देता है. ठीक है, और क्या कर देता है? या तो बाइंडिंग करा देता है उसकी इन सर्टेन
शुगर मॉलिक्यूल्स, या फिर उसको उस मेटाबॉलिकली एक्टिव रीजन से रिमूव करके इनएक्टिव रीजन्स में भेज देता है, सिक्वेस्टर करवा सकता है या कंपार्टमेंटलाइजेशन करा सकता है, जैसे कि सेल वॉल में. तो इट डज नॉट एक्सर्ट दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इन दैट रीजन लाइक योर सेल वॉल. उसमें फिर क्या होएगा, इनएक्टिव हो जाएगा. ओके, so nearly all plants with this type of resistance are injured shortly after the herbicide application. Why? Because the herbicide cannot be moved away from the site of action fast enough and for a longer period of time. तो जितने भी plants जो कि this sequestration या compartmentalization से resistance develop करते हैं, तो ये भी ज़्यादा effective नहीं होता है, क्योंकि जब आप हर्बिसाइड एप्लीकेशन करेंगे तो शॉर्टली योर प्लांट्स विल गेट इंजर्ड, क्योंकि आपका हर्बिसाइड है दैट कैन नॉट बी मूव्ड अवे फ्रॉम दैट साइट ऑफ एक्शन वेरी फास्ट एंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. So this herbicide sequestration is again considered as a low level resistance because increasing rates applied to these smaller plants may increase the mortality. So इसमें example हमारा है glyphosate resistant biotypes of the horseweed, ryegrass, common and giant ragweed. Okay, and the fourth one is overexpression of the target protein. तो सपोज करिए अगर कोई टारगेट प्रोटीन है जिस पर आपका हर्बिसाइड एक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अगर वही प्रोटीन आपका लार्जर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस हो बाय द प्लांट, देन जो आपका हर्बिसाइड है दैट बिकम्स इनइफेक्टिव, इट मीन्स इनसिग्निफिकेंट. तो आप हर्बिसाइड डालते जा रहे, आपने डाला, लेकिन जिस प्रोटीन को या जिस टारगेट साइट को वो अटैक कर रहा था वो प्लांट्स उसको बहुत ज़्यादा बनाने लगा है. तो मे बी थोड़े बहुत वो टारगेट साइट या टारगेट प्रोटीन उस हर्बिसाइड से इनहिबिट हो जाएं, लेकिन आपका प्लांट तो लार्ज क्वांटिटीज में वो बनाता चला जा रहा है, तो ओवर एक्सप्रेशन कर रहा है ऑफ दैट टारगेट प्रोटीन, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो आपका हर्बिसाइड है दैट विल बिकम इनसिग्निफिकेंट. तो इस केस में आपका जैसे कि एग्जांपल है एलोपिक्यूरस मायोसोरॉइडस, जो कि ब्लैक ग्रास भी बोला जाता है. इट इज रेजिस्टेंस ड्यू टू द इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लूटाथियोन एस ट्रांसफेरेज GST. तो ये आपको याद रखना है. सो इट इज द ओवर एक्सप्रेशन ऑफ द टारगेट प्रोटीन. So in this lecture, this is all about like what is herbicide resistance, what is herbicide tolerance, ठीक है, then what is like the herbicide susceptibility, कौन से ऐसे weeds हैं जिनमें सबसे पहले रिपोर्ट किया गया आपका herbicide resistance. Ryan was the first person who reported it in 1970 in the USA, ठीक है, एंड इंडिया में मलिक एंड सिंह थे. तो दीज क्वेश्चंस आई थिंक हैव बीन सॉर्टेड आउट. फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड एज आई अर्लियर सेड कि आपको पूरी वीडियो ही देखनी है. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर द डे, एंड इफ यू हैव लाइक द लेक्चर डू शेयर इट, कमेंट एंड सब्सक्राइब योर ओन YouTube channel Agri Tutorial, and yes, do not forget to press the bell icon to get the regular updates. So this is all for the day. Thank you very much all the students. Stay healthy with your family.